ये कहानी है इजराइल और फिलिस्तीन की। आइए जानते हैं 8 फैक्ट्स की मदद से कि कैसे इजराइल और फिलिस्तीन ने इस लड़ाई को लड़ा। फैक्ट नंबर 1, सदियों तक आज का इजराइल और फिलिस्तीन ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। फैक्ट नंबर 2, यहूदी, ईसाई और मुस्लिम एक ही जमीन पर रहते थे, एक ही साम्राज्य के अधीन थी लेकिन बराबर नहीं थी। फैक्ट नंबर 3, 19वीं सदी के अंत में यूरोप में यहूदियों पर अत्याचार और नस्लवाद बढ़ा। रूस और पूर्वी यूरोप में पोग्रोम्स हुए। फैक्ट नंबर 4, यहूदियों पर अत्याचार का नतीजा था ज़ायोनिज्म की शुरुआत, एक राजनीतिक आंदोलन जिसका उद्देश्य था यहूदियों के लिए उनके ऐतिहासिक भूभाग एरेत इस्राएल में एक राष्ट्रीय घर बनाना। फैक्ट नंबर 5, इसी दौरान अरब आबादी जो वहां पीढ़ियों से रह रही थी खुद को फिलिस्तीन के रूप में पहचानने लगी। उन्हें डर था कि आने वाले यहूदी प्रवासियों से उनका भूमि अधिकार और पहचान छिन जाएगी। फैक्ट नंबर 6, पहला विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद ब्रिटेन को लीग ऑफ नेशंस के अधीन फिलिस्तीन का जनादेश मिला। फैक्ट नंबर 7, 1917 में ब्रिटेन ने बाल्फोर घोषणा की जिसमें यहूदियों के लिए एक राष्ट्रीय घर का समर्थन किया गया, लेकिन यह भी कहा गया कि गैर यहूदी समुदायों के अधिकार प्रभावित नहीं होंगे। फैक्ट नंबर 8, यह घोषणा विरोधाभासी थी और भविष्य के संघर्ष की नींव बनी। यह एक व्याख्यात्मक लेकिन ऐतिहासिक रूप से समर्थित दृष्टिकोण है। इसमें यहूदियों को एक मातृभूमि देने की बात थी, लेकिन वहीं अरबों के अधिकारों की भी बात, जो एक दूसरे के विरोध में थी। उसके बाद शुरू हुआ विभाजन योजना, युद्ध और विस्थापन का दौर। 1947 में संयुक्त राष्ट्र ने एक समाधान प्रस्तावित किया। 55% भूमि यहूदी राज्य को और 45% अरब राज्य को और यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखा जाए। यहूदी नेतृत्व ने प्रस्ताव स्वीकार किया, लेकिन अरब नेताओं ने इसे खारिज कर दिया। उनका मानना था कि यह यहूदियों को अनुचित रूप से अधिक भूमि देता है। 14 मई 1948 को इजराइल की स्थापना हुई। अगले ही दिन पड़ोसी अरब देशों ने युद्ध छेड़ दिया। 1948 के युद्ध में इजराइल विजयी रहा और उसने संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र से भी अधिक भूमि पर कब्जा कर लिया। इस दौरान 7 लाख से अधिक फिलिस्तीनी विस्थापित हो गए, जिसे नकबा या विनाश कहा जाता है। आज भी उनके वंशज शरणार्थी शिविरों में रहते हैं। गजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, जॉर्डन और सीरिया में 1967 में इजराइल और उसके पड़ोसी देशों के बीच 6 दिन का युद्ध हुआ। इजराइल ने कब्जा किया वेस्ट बैंक और ईस्ट यरूशलेम, जॉर्डन से, गजा पट्टी, मिस्र से, गोलान हाइट्स, सीरिया से, सिनाई प्रायद्वीप, बाद में मिस्र को लौट आया। तब से वेस्ट बैंक और यरूशलेम के पूर्वी हिस्से पर इजराइल का सैन्य कब्जा है। 2005 में इजराइल ने गजा से अपनी सेना और बस्तियां हटा ली, लेकिन आज भी इजराइल और मिस्र द्वारा गजा की नाकाबंदी जारी है। संयुक्त राष्ट्र इन क्षेत्रों को अधिकृत मानता है और वहां बनी इजरायली बस्तियों को अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार अवैध। आज लगभग 6 लाख से अधिक इजरायली वेस्ट बैंक और यरूशलेम में रहते हैं। फिर आया शांति प्रयास और इन्फितादा का समय, जब 1987 में फिलिस्तीनियों ने पहला इन्फितादा शुरू किया। इजरायली कब्जे के खिलाफ एक जन आंदोलन, इसने विश्व का ध्यान खींचा। पत्थरों और गोलियों की भिड़ंत। परिणामस्वरूप 1990 के दशक में ओस्लो समझौते हुए। पहली बार इजराइल ने पीएलओ को फिलिस्तीनी जनता का प्रतिनिधि माना और पीएलओ ने इजराइल को मान्यता दी। फिलिस्तीनी अथॉरिटी पीए बनी, जो वेस्ट बैंक और गजा के कुछ हिस्सों में प्रशासन चलाती है, लेकिन शांति टिक नहीं पाई। 2000 में दूसरी इन्फितादा शुरू हुई। ये कहीं अधिक हिंसक थी। आत्मघाती हमले, सैन्य हमले और हजारों मौतें। इजराइल ने इसके जवाब में एक सुरक्षा दीवार बनाई, जिसे फिलिस्तीनी अपार्थेड वॉल कहते हैं। इससे कई गांव, खेत, स्कूल, अस्पताल कट गए। फिर हुई इस लड़ाई में हमास की एंट्री। 2006 में गजा में हुए चुनाव में हमास को जीत मिली, एक राजनीतिक और सशस्त्र संगठन
जिसे इजराइल, अमेरिका और यूरोपीय संघ आतंकी संगठन मानते हैं। 2007 में हमास ने पीए से अलग होकर गजा पर नियंत्रण कर लिया। तब से गजा इजराइल और मिस्र द्वारा बंद है। जरूरी वस्तुओं, ईंधन, पानी, दवाइयों की भारी कमी। गजा पर कई युद्ध हो चुके हैं। 2008, 2012, 2014, 2021 और 2023। रॉकेट हमलों से इजरायली मारे जाते हैं और इजरायली एयर स्ट्राइक से गजा में आम नागरिक, बच्चे तक मारे जाते हैं। बेरोजगारी 50% से ज्यादा, बिजली और पानी की भारी कमी, यह एक मानवीय संकट बन चुका है। आज की स्थिति, अलगाव, डर और दर्द। वेस्ट बैंक में चेक पॉइंट्स, फिलिस्तीनियों की आवाजाही पर सख्त पाबंदियां, इजरायली सेना के लगातार छापे, रॉकेट हमले और जवाबी हवाई हमले, दोनों तरफ मानसिक आघात और डर। लेकिन दोनों समुदायों की एक साझा चाह है, शांति, सम्मान और एक सामान्य जीवन। आइए अब जानते हैं कि इस संघर्ष से इजराइल और फिलिस्तीन की जनता के लिए क्या अच्छा हुआ। पॉजिटिव इंपैक्ट नंबर 1, शांति संधियां। इजराइल ने मिस्र 1929 और जॉर्डन 1994 से शांति समझौते की। 2020 में अब्राहम समझौते के तहत यूएई, बहरीन, मोरक्को और सूडान से संबंध सामान्य हुए। पॉजिटिव इंपैक्ट नंबर 2, लोग से लोग जुड़ाव। कम्बैटेंट्स फॉर पीस, पेरेंट्स सर्कल और ब्रेकिंग द साइलेंस जैसे संगठन, जिन्होंने अपने प्रियजन खोए, अब मिलकर संवाद और मेल के लिए काम करते हैं। पॉजिटिव इंपैक्ट नंबर 3, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। 138 से अधिक देश फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राज्य मानते हैं। 2012 में संयुक्त राष्ट्र ने फिलिस्तीन को पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा दिया। पॉजिटिव इंपैक्ट नंबर 4, भारत की भूमिका। भारत ने 1950 में इजराइल को मान्यता दी, लेकिन शुरुआत से फिलिस्तीनी अधिकारों का समर्थन किया। भारत शिक्षा, विकास सहायता और संवाद के लिए लगातार दोनों पक्षों को सहयोग देता रहा है। भारत 2 राज्य समाधान का समर्थन करता है, एक यहूदी और एक फिलिस्तीनी राज्य। हर अच्छाई के साथ कुछ बुराई भी साथ आती है, तो आओ जानते हैं उसके बारे में भी। नेगेटिव इंपैक्ट नंबर 1, स्थायी विस्थापन। 50 लाख से अधिक फिलिस्तीनी आज भी शरणार्थी हैं, कुछ शिविरों में, कुछ बिना नागरिकता के। नेगेटिव इंपैक्ट नंबर 2, हिंसा का चक्र। हर युद्ध, हर बमबारी से नई पीढ़ी घाव के साथ बड़ी हो रही है। नफरत गहराती जा रही है और समाधान और कठिन होता जा रहा है। इतने सालों की संघर्ष का निष्कर्ष है एक उम्मीद भरा भविष्य। यह संघर्ष 1 सदी से अधिक पुराना है। हजारों जानें जा चुकी हैं, अनगिनत परिवार टूट चुके हैं, लेकिन शांति असंभव नहीं है। जैसे जर्मनी और फ्रांस एक हुए, जैसे दक्षिण अफ्रीका ने रंगभेद को हराया, जैसे भारत और बांग्लादेश साझेदार बने, वैसे ही यह भी संभव है। दुनिया ने बर्लिन की दीवार गिरते देखी, तो यहां क्यों नहीं? शांति तभी संभव है जब दोनों पक्ष एक दूसरे को मान्यता दें, कब्जा खत्म हो, इजरायली नागरिकों को सुरक्षा मिले, फिलिस्तीनियों को राज्य और सम्मान मिले, सभी को बराबर अधिकार मिले। शांति गोलियों से नहीं, न्याय और संवाद से आएगी। तेल अवीव और रमल्ला के बच्चों को डर की दीवारों के पीछे नहीं, भविष्य और आजादी के साथ बड़ा होना चाहिए। शुरुआत तब होती है जब हम दुश्मन नहीं, एक इंसान को देखना शुरू करते हैं।